वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 12वीं का जो आपके 20 मार्च कल जो आपके भूगोल का पेपर होने वाला है उसके लिए 100% रियल पेपर दिखा रहे हैं। 56 में से 56 नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। 2023 का पेपर के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं। आप सबको पता है कि हम कभी भी आपको गलत पेपर नहीं दिखाते हैं, वही पेपर बताते हैं जिससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी आपको पता है कि हमने सोशियोलॉजी का भी पेपर बताया था और आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आए थे। पहले बच्चे कह रहे थे सब फेक फेक बता रहे हो, आप फेक बता रहे हो, फेक फेक लिख रहे थे। और फिर खुद ही बच्चों ने सॉरी बोला और उन्होंने लिखा कि सर आपने जो बताया वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर देखने को हमें मिले। तो सोशियोलॉजी में भी बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, यानी समाजशास्त्र के पेपर के अंदर। तो इस पेपर के से भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने के फुल चांसेस है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। और फिर कमेंट करके एग्जाम बाद जरूर आकर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए इस पेपर से। तो देखो इस पूरी वीडियो को पूरा अंत तक, वरना बाद में एग्जाम बाद पछताओगे। तो इससे बेटर है कि अभी इस वीडियो को एक बार तो देख ही लो, और 2 से 3 बार देख लोगे तो याद भी आपको हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा पेपर की तरफ। तो ये आपका पेपर है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम डायरेक्ट ही बड़े क्वेश्चन से करेंगे सोल्यूशन इसका। तो देखिए आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों को लिखिए। हमेशा बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट कर लिया जाता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्रों को लिखिए, तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसका आंसर दिख रहा है। राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, आप सैन्य भूगोल भी लिख सकते हैं, चिकित्सा भूगोल भी लिख सकते हैं, ये सब मानव भूगोल के उप क्षेत्र है। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन आपको लिखना है। आगे चलते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपको एग्जाम बाद पछताना होगा। नव निश्चयवाद क्या है लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप सबको पता है कि 3 आपके परिकल्पना है, एक तो निश्चयवाद है और एक आपके नव निश्चयवाद है। ठीक है, ये ऐसे आपके 3 कल्पना है। ठीक है ना, 3 परिकल्पना है, जिसमें नव निश्चयवाद किसने दी थी, तो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है ना, ये याद रखना, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद दी थी। तो क्या होती है नव निश्चयवाद, तो देखते हैं। तो चलिए सीधा उसकी तरफ। तो ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए, नव निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद, जो 3 परिभाषाएं थी, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, ठीक है, के चरम स्थिति के बीच एक मध्य मार्ग है। यानी आप सबको पता है निश्चयवाद में क्या था, निश्चयवाद में ये था कि प्रकृति ही सर्वोपरि है, यानी प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है। संभववाद में क्या था, मानव ही सब कुछ है और बाकी सब चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर जो नव निश्चयवाद है ग्रिफिथ टेलर की, उन्होंने इसका बीच का मार्ग करा कि जो प्रकृति है वो भी प्रभाव प्रभावित करती है मानव को, और मानव भी प्रभावित करता है प्रकृति को, जो दोनों का आपसी मेल जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अनुसार मानव में प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नवनिश्चयवाद के अंदर था, ग्रिफिथ टेलर ने ये परिभाषा दी थी। चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी। अगला क्वेश्चन आप देखें, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। आप सबको पता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आते हैं। आप सबको पता है कि आपके यहाँ पे कृषि आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, आपके आखेट आ जाता है, आखेट मतलब शिकार करना आ जाता है, ठीक है, पशुपालन आ जाता है, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर व्यवसाय आते हैं। ठीक है, इधर एक और याद रखिए, द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण उद्योग आते हैं। ठीक है ना, विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, जिसके अंदर शिक्षा आ जाता है, ठीक है, आपके जो डॉक्टर के काम हो गए वो आ जाता है, व्यापार आ जाता है, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। हम आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आएंगे। आगे देखें आप, कृषि पर आधारित 2 उद्योग लिखिए। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग कौन कौन से होंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखें आप, ये कृषि पर आधारित उद्योग धंधे, इसमें से 2 का नाम आप याद रख सकते हैं, वैसे तो 3-4 का रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी फल व सब्जियों आधारित उद्योग, ठीक है, आलू आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन आधारित उद्योग, ठीक है, तिलहन आधारित उद्योग, जूट आधारित उद्योग, खाद्य संवर्धन आधारित उद्योग। ठीक है, ये प्रमुख उद्योग है, इनमें से आप कोई भी 2 या 3 नाम आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्यापार संतुलन क्या है लिखिए। व्यापार संतुलन देखें आप, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी देश के व्यापार का मूल्य होता है। यानी कुल निर्यात में से आयात को घटाने पर व्यापार संतुलन की गणना की जाती है। किसी देश के भुगतान संतुलन की गणना में व्यापार संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र क्या बन जाएगा आपके, तो देखिए आप, ये आपके व्यापार संतुलन लिखोगे आप, व्यापार संतुलन बराबर आपके जो निर्यात है माइनस आयात, ठीक है, में से घटाने पर। ठीक है, तो ये घटा दिया आपने और फिर उसके बाद जो निकलता है वो आपका व्यापार संतुलन होता है। ठीक है ना, तो ये आप ऐसे सूत्र करके भी लिखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, लिखिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, देखें आप। तो ये आपको सॉल्यूशन दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी, माल, सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के या क्षेत्रों के आर पार पूंजी या माल सेवाओं का आदान प्रदान। ठीक है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोपण कृषि के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, और खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है, ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो रोपण कृषि देखें आप। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका, तो ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वो खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित था, तो औद्योगिक क्षेत्र से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नगर के दो प्रकार लिखिए और ग्रामीण बस्ती के लोगों के मुख्य व्यवसाय लिखिए। तो इन दोनों का हम एक साथ उत्तर देखेंगे। तो चलते हैं सीधा उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, केमिली रोइजर जो थे उनके नगरों का वर्गीकरण व्यापार के कार्यों पर आधारित था। ठीक है, और उन्होंने किया था प्राकृतिक नगर और निर्मित नगर। दो नगर बताए थे, नेचुरल सिटीज और क्रिएटेड सिटीज। नेक्स्ट का जो उत्तर था, तो देखें हम। ग्राम में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां होती है, जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व वाले दो स्थानों के नाम बताइए। तो एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसका घनत्व लगभग 17 था। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका 46 आपके जनसंख्या घनत्व है। तो ये आप देख लेना, प्रति वर्ग किलोमीटर पे 17 था अरुणाचल प्रदेश का, और 46 का था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आगे देखते हैं, अप्रवास किसे कहते हैं। तो देखें, अप्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, अप्रवास यानी इम माइग्रेशन। ठीक है, प्रवास को माइग्रेशन कहते हैं और इम माइग्रेशन। ठीक है, अप्रवास किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को अप्रवास कहते हैं। ठीक है, प्रवास अप्रवास किसे कहते हैं, जब किसी एक भौगोलिक इकाई में किसी अन्य भौगोलिक इकाई से व्यक्तियों के आकर बस जाने को अप्रवास कहा जाता है, इम माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ है उसे मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन आपके बन सकता है, शिक्षा नगर किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है, एजुकेशन सिटी इंडिया के अंदर भारत में किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके रोहतक, रोहतक शहर को। ठीक है, रोहतक, ये आप याद रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण से होने वाली दो बीमारियां लिखिए। तो वायु प्रदूषण से दो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है, तो आप सबको पता है, एक तो हो जाती है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया, वायु प्रदूषण से निमोनिया हो जाता है। और एक और बीमारी का आप नाम लिख सकते हैं, फेफड़े का कैंसर। ठीक है, फेफड़े का कैंसर भी वायु प्रदूषण के कारण हो जाता है। तो ये आप दोनों उदाहरण लिख सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार आपको बताने हैं। तो यहाँ पे भी आप इजीली बता सकते हैं कि एक तो आप बता सकते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण आप जोड़ लेना शब्द, वायु प्रदूषण। दूसरा आप बता सकते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, भूमि प्रदूषण। ठीक है, वायु, जल, भूमि, और आपके ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ये भी प्रदूषण होते हैं। तो ये आप प्रकार बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में कोई तीन अंतर बताइए। तो तीनों अंतर एक बार हम आपको बता देते हैं। तो देखें आप इधर, सबसे पहला अंतर तो आप ये बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या जो घनत्व होता है वो कम होता है, और नगरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि लोग नगरों की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं, नगरों में कई मंजिला इमारतें होती है, जो, सुनना, जैसे नगरों में कई मतलब मंजिल इमारतें होती है। ठीक है, उतना तो गाँव में, जो पूरा गांव है ना, वो मिलाकर नहीं होता है जितना, तो एक ही मतलब बिल्डिंग में ज्यादातर लोग रहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे वो हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। नगरों के सामाजिक वर्ग बहुत अधिक जटिल होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक वर्ग के होते हैं ना नगरों के, वो बहुत जटिल होते हैं, और गाँव में सरल नगर, ठीक है, सरल वर्ग होते हैं। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको एक बार लिखित दिखा देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, नगरों में जनसंख्या सघन बसी होती है। ऐसे पॉइंट बना के आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, नगरों में कई मंजिला इमारतों में जितने लोग रहते हैं उतना गांव में कई घर या पूरा गांव मिलाकर रहते हैं। ठीक है, नगरों के सामाजिक वर्ग बहुत अधिक जटिल होते हैं, गांव में सामाजिक वर्ग सरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका अथवा का उत्तर देखते हैं आप। अथवा के भी आपको सारे तैयार करने हैं। देश के आर्थिक विकास को जनसंख्या वृद्धि किस तरह प्रभावित करती है, लिखिए। जो देश का आर्थिक विकास है उसको जनसंख्या